बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, हुकूमत मईशत की बहाली के हवाले से शादियाने बजा रही है और ये कह रही है कि आने वाला बजट भी बड़ा एक हैरान कुन बजट होगा जिसमें आवाम को भी रिलीफ दिया जाएगा क्योंकि मईशत बहाल हो चुकी है। GDP बढ़ चुका है और इसके साथ साथ मुल्क के अंदर एक सनत का पहिया भी चलने वाला है, तिजारत बढ़ रही है और कोरोना क्राइसिस के दौरान जो हुकूमत ने मुश्किलात का सामना किया उससे भी हम बाहर निकल आए हैं। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आलमी मालियाती इदारे भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मैशत इस वक्त सही ट्रैक पर आ गई है और वक्त गुजरने के साथ साथ मैशत में मजीद बेहतरी आती चली जाएगी, जिसके नतीजे में महंगाई भी कम हो सकती है और जो हुकूमत ने वादे किए थे मुलाजमतों के और घर बनाने के और इसके साथ साथ महंगाई को कंट्रोल करने के, वो भी पूरे हो सकेंगे। लेकिन दूसरी जानब अपोजिशन क्या कहती है, ये सुनिएगा कि अपोजिशन बार बार इस बात पर तनकीद कर रही है कि जो इदाद शुमार दिए गए हैं ये दुरुस्त नहीं है और जो मैशत की बहाली की बात की जा रही है ये भी दुरुस्त नहीं है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नवाज के सदर भी हैं, वो हुकूमती दावों के बरक्स क्या कहते हैं। ये जो बजट पेश किया जा रहा है, इससे पहले ही जो उन्होंने आदाद और शुमार जो बताए हैं उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। स्टेट बैंक उन फिगर्स की तायद नहीं कर रहा। महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, गुर्बत और बेरोजगारी तारीख के इंतहा पे पहुंच चुका है और हमारा वजीर आजम कहता है कि पाकिस्तान का मईशत तरक्की कर रहा है, खुशहाली का दौर बीत रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम साहब का बजट का। सिर्फ इन 4 चीजों की बास्केट में 96% इजाफा हो गया, दुगना हो गया। और हमें वजीर आजम कहते हैं कि जी सीमेंट बहुत बिक रहा है। मैंने रास्ते में कोशिश की, मुझे कहीं सीमेंट की रोटियां बनती हुई नजर नहीं आई और मुझे कहीं करंट अकाउंट डेफिसिट के नान भी लगते हुए नहीं मिले। पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नवाज हो या दीगर अपोजिशन की जमातें सारी ही आदाद और शुमार को हुकूमत का एक गौरव धंधा करार दे रही है और कह रही है कहीं भी मैशत तरक्की करती उन्हें नजर नहीं आती। सीमेंट फरोख्त होने की बात हो रही है, सरिया फरोख्त होने की बात हो रही है, लेकिन कहीं उन्हें कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े मनसूबे नजर नहीं आते। इस सारी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है मुल्क के मुमताज़ बिजनेसमैन और माहिर मुआशियात जनाब अकील करीम रेड्डी साहब। अकील करीम रेड्डी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ भी सुना, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मौक़िफ़ भी, बजट के हवाले से, मैशत के हवाले से खुर्रम दस्तगीर जो साबिक़ वज़ीर तिजारत हैं उन्होंने भी कहा कि उन्होंने कहीं तरक्की होती देखी नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, वाकई मैशत अपनी ट्रैक पर आ गई है? और जो हुकूमत जब आई थी इक़्तिदार में PTI, उस वक्त एक बड़े चैलेंज का सामना था और यह कहा जा रहा था कि हुकूमत से मैशत संभल नहीं पा रही, यकदम हुआ कैसे कि मैशत संभल गई? मेरा नहीं ख्याल है कि ये एकदम हुआ है। इस गवर्नमेंट ने काफी कुर्बानी दी है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट उमूमन टफ डिसीजन नहीं लेती, लेकिन हम PTI के बारे में ये कह सकते हैं कि उनकी जब गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने बहुत बड़े टफ डिसीजन लिए और उन्हीं की वजह से उनकी मईशत में बेहतरी की वो आई है। क्योंकि अगर ये टफ डिसीजन ना लेते, अगर आप 2018 की बात करें तो इनको डिवैल्यूएशन करना पड़ा, इनको इंपोर्ट को थोड़ा सा टाइट करना पड़ा और बहुत सारे डिसीजन उन्होंने ऐसे लिए जो उमूमन पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं रहे। और वो 1.5-2 साल उन्होंने इसकी वजह से ग्रोथ में कमी भी देखी, उसकी वजह से लोगों ने क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा किया, लेकिन उन्होंने एक मरीज का पूरा इलाज किया और इलाज करने के बाद वो बेहतरी की तरफ आए और हम समझते हैं कि इनके किसी किस्म के कोई नंबर गलत नहीं दिए। और अपोजिशन का ये कहना है कि नंबर गलत हैं, तो कभी पाकिस्तान में आपने सुना है नसरुल्लाह मलिक साहब कि कोई आदमी अगर फैक्ट्री 100 सीमेंट की बोरी बनाती है और वो डिक्लेयर 110 करे? ये तो हो सकता है कि 90 डिक्लेयर करे, 110 तो कभी भी नहीं चाहेंगे। तो इसी तरह ये प्रोडक्शन वगैरह के फिगर कभी गलत नहीं हो सकते और ये कहना बहुत बड़ी हमाकत है कि इन्होंने गलत फिगर किए हैं। मैं समझता हूँ सियासतदानों का आपस में इख्तिलाफ तो रहता है, ठीक है, और सियासतदान आपस में कभी एक साथ बैठने को तैयार नहीं होते। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये इनकी आपस की नीचे ऊपर करते रहते हैं, लेकिन आपको ये मैं यकीन से कहता हूँ पाकिस्तान इस वक्त मईशत को बहुत बेहतर कर चुका है और इस वक्त हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट में और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों ने पैसा बहुत बड़ी मिकदार में पाकिस्तान में भेजा है
और वो ठीक है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है। इसके अलावा आप अपने रिमिटेंस को उठा के देखें, आप अपनी एक्सपोर्ट को उठा के देखें, आप अपनी आईटी की एक्सपोर्ट देखें, आप फूड की एक्सपोर्ट देखें, हर तरफ आपको बेहतर नंबर मिलेंगे और उसी की वजह से आपका करंट अकाउंट बेहतर हुआ है। और आप ये देखें कि जितने भी वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कोई एक नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इतनी मुश्किल टाइम में इन्होंने इतने अच्छे डिसीजन लिए हैं। हमें सबको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पहली दफा इनको मौका मिला है कि अवाम के लिए अब खुल के ये बजट बना सकते हैं। ठीक तो है। इस वक्त बजट में इनके पास गुंजाइश भी होगी कि एक ऐसा बजट दें। बजट की तरफ आता हूं अकील भाई, लेकिन ये पहले ये बताइएगा कि ये जो आप जिन चीजों का जिक्र आप कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म है या तवील मुद्दत मंसूबे हैं, ये प्लानिंग है जिसके नतीजे में इकॉनमी को मुस्तकबिल में कोई शदीद खतरात नहीं होंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो पॉलिसी बनाई गई है, जो हाउसिंग पॉलिसी बनाई है, जो है एग्रीकल्चर के लिए पॉलिसी दी गई है, जो आपकी ऑटो सेक्टर के लिए पॉलिसी दी है, जो टेक्सटाइल के लिए पॉलिसी दी है, बड़े अरसे के बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान ने लोकल इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी बनाई है और उस लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया है। इसी की वजह से मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में हाउसिंग साइड पे बहुत बड़ी डिमांड आप आने वाले दिनों में देखेंगे और पहली दफा पाकिस्तान में छोटा आदमी मकान खरीद सकेगा। जो आदमी किराए पे घर लेने वाला है वो अब मकान खरीदने के काबिल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसको मॉर्गेजेस प्रोवाइड कर रही है और सस्ते रेट में कर रही है। 90% की उनको टैक्स की छूट है और प्लॉट ट्रांसफर की भी इन्होंने फीस काफी कम कर दी है। तो ये डिसीजन कोई छोटे डिसीजन नहीं है और पहली दफा हाउसिंग को इंडस्ट्री का दर्जा मिला है। तो ये लॉन्ग टर्म सारे डिसीजन हैं और इसके अब फायदे हर आने वाले दिन आपको मिलेंगे। हमें कम से कम गवर्नमेंट की इन अच्छी पॉलिसीज पे मैक्सिमम उनको क्रेडिट देना चाहिए कि किसी गवर्नमेंट ने किसी अवाम के लिए कुछ सोचा। और मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में पहले तो कभी छोटा आदमी सोच भी नहीं सकता था कि वो मकान खरीद भी सकता है। आज वो मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो मकान खरीद भी सकता है और उसको जो किस्तें देनी पड़ेगी वो जो रेंटल जो देते हैं ना उससे भी कम किस्त देनी पड़ेगी। तो लेकिन ये बहुत लेकिन अगर अकील साहब, लेकिन अगर मॉर्गेज की बात करें जो दीगर ममालिक में बहुत सस्ते रेट्स हैं, अगर हम दुबई में देखें, अमेरिका में देखें, यूके के अंदर देखें, पाकिस्तान में तो इसलिए लोग बैंकों की तरफ नहीं जाते कि यहाँ रेट्स बहुत ज्यादा हैं, लोग अफोर्ड नहीं करते। यही तो मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने आपको जो अमेरिका में डॉलर का जो इंटरेस्ट रेट है ना वो आज पाकिस्तान में आपको दिया जा रहा है कि रुपये में 20 साल का लोन आपको 4% पे मिलेगा। अगर ये 20 साल का लोन 4% पे मिलना, मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट ने ये तो मैं समझता हूँ इसकी आप जितनी भी तारीफ करें कम है, क्योंकि हमारी करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन वगैरह के नंबर्स आते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने पहली दफा लो हाउसिंग के लिए इस तरह की प्रोटेक्ट दी है और उसके साथ साथ 3 लाख रुपए हर मकान पे सब्सिडी देगी हर साल। इस साल के लिए 1 लाख मकान पे 30 अरब रुपए गवर्नमेंट में सब्सिडी रखी है। इंटरेस्ट सब्सिडी अलग है। फिर आपको 90% की टैक्स छूट दी गई है। इसके साथ साथ फिक्स टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये बहुत सारी हर्डल्स हैं जो गवर्नमेंट ने इस वक्त खत्म की है। उसी की वजह से हमने देखा है कि इंडस्ट्री में बूम आई है, हर तरफ आपकी सेल बढ़ी है, ऑटो की सेल बढ़ी है, लोगों का बाइंग पावर बढ़ा है, एग्रीकल्चर ग्रोथ आई है, एग्रीकल्चर में लोगों को प्राइस अच्छी मिली है, फिर फर्टिलाइजर की गवर्नमेंट ने प्राइस कम की है। तो इतने बड़े डिसीजन जो लिए गए, कोई एक डिसीजन नहीं लिया कि आप उसको बोलें कि क्या गवर्नमेंट ने। मैं कहता हूं मैं 50 ऐसे डिसीजन बता सकता हूं जो पाकिस्तानियों को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है, किसी भी सेक्टर में चले जाए। सिवाय टूरिज्म के इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से स्लो हुआ है, तो वहां हो सकता है तकलीफ होगी लोगों को, लेकिन बाकी जगहों पे ये भी नहीं कह सकते कि बेरोजगारी है। मैं समझता हूँ हाउसिंग साइड पे लोगों के पास डिमांड बहुत है, टेक्सटाइल में बहुत डिमांड है, आपका ऑटो सेक्टर में बहुत डिमांड है, वहाँ सैलरीज वगैरह बड़ी इंक्रीज हुई है। अब मुझे ये भी पता है कि बजट में भी मैं समझता हूँ कि आने वाले बजट में लोगों को जो शिकायत है कि उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी है, शायद ये भी दूर हो जाएगी।
ठीक है अकील करीम साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे बजट की। बजट के बारे में तवक्कुआत एक बिजनेस कम्युनिटी की क्या हो सकती हैं और आम आदमी को इससे कितना रिलीफ होगा, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अकील करीम साहब, ये बताइएगा कि बजट के बारे में बिजनेस कम्युनिटी की तवक्कुआत क्या है? जो हुकूमत दावा कर रही है कि एक बड़ा तारीखी बजट होगा, उसके बाद पाकिस्तान के हालात यकसर बदल जाएंगे, आपको भी लगता है ऐसा होगा? देखिए, इस वक्त मैं गवर्नमेंट को आपको एक बात बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ये बजट बना रही है पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठ। ठीक है, एनर्जी वाले हैं तो एनर्जी को साथ बिठाया हुआ है, टेक्सटाइल वाले हैं तो टेक्सटाइल को साथ बिठाया हुआ है, बाकी बिजनेसेस हैं, ऑटो वाले हैं तो ऑटो पॉलिसी उनके साथ बैठ के बनाई जा रही है, पावर सेक्टर वाले हैं तो पावर सेक्टर के साथ बैठा जा रहा है, ऑयल वाले हैं तो उनके साथ बैठ रहे हैं। तो ये पॉलिसी मिलजुल के बनाई जा रही है और मेरा ख्याल है कि शौकत तरीन साहब की इतनी कैपेसिटी है कि स्टेक होल्डर के साथ मिलकर एक अच्छा डिसीजन ले आ सकते हैं। और गवर्नमेंट पे अब लोगों ने ट्रस्ट करना भी शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने जितनी भी बातें होती थी वो सारी पूरी की हैं और आप ये देखें कि इस साल का हम रेवेन्यू टारगेट अचीव करेंगे। और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ये दावा कर रही है कि हमको 5800 अरब रुपए कलेक्शन रखेंगे 5800 में। और साथ में एक बात बड़ी हर स्पीच में शौकत तरीन साहब ने की है कि किसी किस्म का कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे और ग्रोथ की वजह से बेरोजगारी को दूर करेंगे, ग्रोथ की वजह से लोगों को बेनिफिट देंगे। इंटरेस्ट रेट पॉलिसी काफी नीचे है, वो उनको इंटरेस्ट रेट भी सपोर्ट कर रहा है। पहले आपकी डेट सर्विसिंग बढ़ी थी, अब डेट सर्विसिंग भी नीचे आएगी। तो गवर्नमेंट के पास स्पेस है अच्छा बजट देने के लिए और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये साल हमारे मुल्क का बहुत अच्छा साल होगा और ये 5800 जो इन्होंने टारगेट रखा है ये बहुत आराम से अचीव करेंगे, क्योंकि इतनी बिजनेस एक्टिविटीज बड़े अरसे के बाद मैंने देखी है। और ये लोगों को जरूर समझना होगा कि ये कोई हवा की बातें नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड हर जगह पे एक्टिविटीज हो रही है और जिस तरीके से गवर्नमेंट में जो लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है हाउसिंग के साइड पे, तो वो इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं कि ये अगला साल सिवाय एक्टिविटीज के मुझे कुछ दिख नहीं रहा। और गवर्नमेंट शायद 5800 बिलियन टारगेट कर रही है और अगर ये 6000 भी क्रॉस कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मैं इस बजट से मुझे उम्मीद है कि अच्छा बजट होगा, आम आवाम के लिए भी अच्छा बजट होगा और पाकिस्तान के टेक ऑफ कंडीशन में है और आने वाला साल पाकिस्तान का उससे भी बेहतर साल। स्टॉक मार्केट में तेजी किस चीज की इंडिकेशन है अकील साहब? मार्केट में कॉर्पोरेट रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड टूट चुके और ये तेजी अभी कुछ भी नहीं है। अभी भी हमारी मार्केट दुनिया की सस्ती तरीन मार्केट, हमारी मार्केट में लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था, आज लोगों का कॉन्फिडेंस बेहतर हो गया है। आज फॉरेन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की फिक्स इनकम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगले साल ये इन्वेस्टमेंट मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। और जिस तरीके से हमारी ये स्टेट बैंक ने रुपी को स्ट्रॉन्ग किया है इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। बड़े अरसे के बाद हमने पाकिस्तान में रुपी को स्ट्रॉन्ग होते हुए देखा है और बल्कि बहुत सारे लोग तो कह रहे थे कि रुपी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए वरना हमारी एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन हमने ये देखा कि रुपी भी स्ट्रॉन्ग हुआ और एक्सपोर्ट भी नहीं गिरी। तो इसका मतलब ये है कि अब हम उस कंडीशन में नहीं है कि दो चार आदमी बातें करें और उसकी बातों में आके हम समझे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि 1.25 बिलियन डॉलर की नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ने अभी तक 9 महीने में इन्वेस्टमेंट की है और ये अगले साल मैं समझता हूँ 3 बिलियन डॉलर्स आ सकती है। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान का रुख करेगी क्योंकि रुपी आपका अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू नहीं है। उमूमन पहले हम रुपी को ओवर वैल्यू रखते थे और उसको महंगाई को कम करने के लिए रुपी ओवर वैल्यू रखते। आज आपका रुपी ओवर वैल्यू नहीं है, आज आपका रुपी स्ट्रॉन्ग। लेकिन वकील साहब अगर बजट में सब्सिडीज कम होती हैं, IMF का दबाव आता है तो उससे आम आदमी की मुश्किलात नहीं बढ़ेंगी? देखें, सब्सिडी गवर्नमेंट अगर कम करेगी भी तो गवर्नमेंट को उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैंने कहा कि लास्ट ईयर से देखें इस वक्त गवर्नमेंट ने कितना बड़ा डिसीजन लिया है। ठीक है, कि दुनिया में फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ी है, पाकिस्तान में फर्टिलाइजर की प्राइस 600 रुपए गिरी। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है।
पहले हमारे यहाँ बाइंग पावर नहीं था, अब आपका रूरल एरिया में भी बाइंग पावर बढ़ा है, क्योंकि उनको क्रॉप की अच्छी प्राइस मिली है, वीट की अच्छी प्राइस मिली है, कॉटन की अच्छी प्राइस मिली है, उनको शुगर केन की अच्छी प्राइस मिली है, राइस की अच्छी प्राइस मिली है, मकई की अच्छी प्राइस मिली है। ये पाकिस्तान में होता नहीं था। एक तरफ आपकी यूरिया सस्ती हुई और दूसरी तरफ आपकी क्रॉप महंगी बिकती है। इसी की वजह से रूरल एरिया में बाइंग पावर बढ़ा है। इसी की वजह से ये जो आपके इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है, ये क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान का बाइंग पावर बढ़ा है। अगर लोग ये कहते हैं कि महंगाई हो गई है, तो महंगाई तो इस वक्त कोविड की वजह से दुनिया का इशू है, पाकिस्तान का तो इतना बड़ा इशू भी नहीं है। दुनिया में तो वीट की प्राइस बहुत बढ़ गई है, पाम ऑयल की प्राइस बहुत बढ़ी है, दुनिया में राइस की प्राइस बढ़ी है, उनके तो हम बेनिफिशियरी भी है। हमारे फार्मर को ये पैसा उनकी जेब में जा रहा है, तो अगर फार्मर पैसा कमा रहा है तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। लेकिन अकील करीम साहब, अगर मैशियत बहाल हो रही है तो फिर इस बजट के बाद महंगाई भी तो कंट्रोल होनी चाहिए। देखिए, महंगाई हमारी कंट्रोल होगी, हम लोगों की इनकम बढ़ाने की कोशिश करें। आप महंगाई पे सब्सिडी देंगे तो सब्सिडी तो बड़ा आदमी खा जाएगा। महंगाई का रोकने का एक ही तरीका है कि आप लोगों का बाइंग पावर बढ़ाएं, आप उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, और गवर्नमेंट अभी इसी की तरफ सोच रही है। और ये मैं आपको यकीन से कहता हूं कि गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि लोगों की तनख्वाहें ना बढ़े। हम जब भी इनसे मिले, शौकत तरीन से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, वो एक ही बात कहते हैं कि हम लोगों के बाइंग पावर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम तनख्वाहें बढ़ा के उस महंगाई का मुकाबला करेंगे। और ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छी सोच है और ये अच्छा तरीका है कि आप महंगाई की सब्सिडी नहीं दे सकते। देखिए, कोविड की वजह से बैकलॉग चल रहा है, उसी की वजह से ये महंगाई दिख रही है, और ये महंगाई पाकिस्तान की वजह से नहीं है, ये इंटरनेशनल इफेक्ट है। और इंटरनेशनली आप वीट की प्राइस उठाएं, शुगर की प्राइस ले लें, वो सारी आपको नेट पे जाएंगे 2 मिनट में पता चल जाए। और जितनी प्राइस बार बढ़ी है, पाकिस्तान ने इतना इम्पैक्ट नहीं दिया आम आवाम को। तो अगर बतौर बिजनेसमैन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पीपल्स पार्टी और PMLN के अदवार के बजट और मौजूदा हुकूमत का बजट डिफरेंस क्या होगा, और मैशत के जो वो दावे किया करते थे 5.8 के, अब अगरचे 3.7 या 3.9 है, तो फिर उसके बावजूद आप मैशत की बहाली को उनसे बेहतर कैसे समझते हैं? देखिए, मैं आपको ये कहता हूं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट उमूमन डिसीजन टफ नहीं लेती। जब ये गवर्नमेंट आई थी तो हमारी मुल्क की इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी नहीं थी, हम बहुत मुश्किलात में गिरे हुए थे। उन्होंने इसका इलाज किया, इलाज करने के बाद अब वो टेकअप पोजीशन में आए। तो मैं आपको आज जो सिचुएशन है ना, ये 10 साल के बाद मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान जिस सिचुएशन में आया हुआ है कि आपके सारे नंबर बेहतर हो गए हैं, आप अब इस वक्त टेकअप पोजीशन में बैठे हैं। इस साल अगर हमने मेहनत की तो हम वो ग्रोथ अचीव कर सकते हैं जो इंडिया करता था और चाइना करता था। और वो मैं आपको बार बार हर इंटरव्यू में मैंने एक बात की है कि पाकिस्तान ने जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है, अब पाकिस्तान शायद हर आने वाला साल हमारे मुल्क का बेहतर साल होगा, हर आने वाले साल हमारे नंबर बेहतर होंगे। अब हमारे सिर्फ एक ही टारगेट है कि हम अपने डेफिसिट को कम करें, और मुझे लगता है कि ये पहला साल होगा जिसमें हमारे डेफिसिट में भी कमी हम देखेंगे। तो गवर्नमेंट इस वक्त जिस तरीके से जा रही है आगे, और ये कोई बड़ी बात नहीं कि 2 साल के बाद पाकिस्तान का टारगेट 10,000 अरब भी हम हासिल कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन हमारे लिए अब दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। एनर्जी का मसला हम हल कर चुके हैं। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन जितनी बड़ी तादाद में इस साल होगी, शायद ये 20-25 साल के बाद हम देखेंगे कि इतनी बड़ी एक्सपेंशन हमने पहले कभी नहीं देखी। और इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास पावर सरप्लस है, और पावर अगर हमारी बिकना शुरू हो जाती है तो हमारे एनर्जी के रेट नीचे आएंगे, ऊपर लाने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बेनिफिट हमें सबसे बड़ा है कि गवर्नमेंट ने ट्रक में 500 अरब रुपए जो लोन दिया है, उसकी वजह से इंडस्ट्री में एक्सपेंशन हो रही है। उस एक्सपेंशन की वजह से जो डिमांड आएगी इलेक्ट्रिसिटी की, तो गवर्नमेंट उसकी बेनिफिशियरी होगी, और वो बेनिफिट हमारी आवाम को डायरेक्ट पास ऑन होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा बिजली हम बेचेंगे इतनी बिजली के रेट नीचे आएंगे। तो ये जो हमारे पास इस वक्त जो अच्छी खबर है, ये मैं समझता हूँ हर आदमी को हमें बतानी चाहिए। और ये आप देखें कि गवर्नमेंट ने कुछ क्या डिसीजन, पिक आवर टाइम उन्होंने खत्म किया, जिसकी वजह से कॉटेज इंडस्ट्री ऊपर आई है, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई है। तो ये सारी चीजें अब हमें आगे लेके जा रही है, और इस बजट के बाद आप पाकिस्तान को चेंज होता हुआ देखेंगे। जितनी
डिमांड लोगों की यहाँ निकलेगी, शायद हो सकता है बेरोजगारी पे भी हम काबू पा लें। अगर लोगों को रोजगार मिल जाता है तो फिर इतना बड़ा इशू नहीं है। और आने वाले साल में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जितनी एक्सपेंशन इस वक्त हो रही है, शायद हो सकता है कि हमें लोग आसानी से ना लें। ठीक है, अकील करीम डेडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पुराने वक्त देने का। मईशत बेहतर हो रही है, आने वाले साल में बेरोजगारी और महंगाई पर भी कमी पाई जा सकती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के हवाले से। मुख्तलिफ खदशात, मुख्तलिफ अफवाहें फैलाएगी, लेकिन इस वक्त हुकूमत और उलमाए कराम मिलकर मैदान में हैं और चाहते हैं कि एक ऐसी कैंपेन चले जिसके नतीजे में हर आदमी वैक्सीन लगवाए ताकि इस कोरोना के वायरस से महफूज रहा जा सके। हमारे साथ मौजूद होंगे डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज साहब और उनके साथ मुमताज़ आलमदीन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी पाकिस्तान। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पुराने एक बार फिर खुश आमदेद। कोरोना वैक्सीन के लिए उलमा भी मैदान में, इंतजामिया भी मैदान में, ताकि अवाम के अंदर ये शऊर पैदा किया जा सके कि कोरोना वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इस वक्त वाहिद बचने का इलाज यही है कि वैक्सीन कर ली जाए हर शख्स को, जिसके नतीजे में इस बीमारी से बचा जा सके। मुदस्सर रियाज साहब डिप्टी कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, एक कैंपेन का आगाज भी हुआ। उलमा और इंतजामिया मिलकर इस कैंपेन को चलाएंगे ताकि हर शख्स वैक्सीन लगवाए और इस बीमारी से बचा जा सके। मुदस्सर रियाज साहब, इस बात की जरूरत क्यों महसूस की गई? उलमा को भी मैदान में लाया गया, क्या लोग वैक्सीन करवाने नहीं आ रहे सेंटर्स तक? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने बड़ा ही अहम मौजू पे बात आज कर रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक सिर्फ 80 लाख लोग तकरीबन पहुंचे जब डोजेस के एतबार से जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगाई है, जिसमें से तकरीबन हम 1 मिलियन को टच कर रहे हैं लाहौर के अंदर। सो लाहौर में पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीन लग रही है, लेकिन स्टिल हम समझते हैं कि अभी भी बहुत कम वैक्सीन लगी है और कम लग रही है। गो के पेस हमारी बड़ी है, हम अब 30,000 पर डे पे पहुंच गए हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसको 60 से 70,000 पर डे पे लेके जाना है। लेकिन मुदस्सर साहब, वजह आप क्या समझते हैं? सोशल मीडिया पे जो मुखालफत की जाती है, अफवाहें फैलाई जाती हैं, एक वजह वो है या हमारे लोग सुस्त हैं, जाते नहीं है सेंटर्स तक? दोनों वजूहत हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा वजह हमें ये लग रही है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन्स चलती रहती हैं, अफवाहों की फैक्ट्री ऑन रहती है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसपे लोग कान धरते हैं और वो फिर फियर पैदा होता है या वो किसी वजह से फिर सेंटर्स पे नहीं आते। हमने 40 सेंटर ओपन कर दिए, हमने हर जगह, पूरे लाहौर में हर जगह मौजूद है हम सेंटर्स पे। हम सेक्टर्स में अब जा रहे हैं, लेकिन पेस अभी भी कम है, हमने इसको बढ़ाना है। उसकी जो आप वजह बता रहे हैं, वजह वही है, इसको कैटर करने के लिए हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमने हफ्ता पहले तमाम सेलिब्रिटीज बुलाए पूरे पाकिस्तान से, उनको इकट्ठा किया। आज हमने तमाम जय्यद उलमाए कराम मुख्तलिफ मकसद फिक्र के उनको इकट्ठा किया। और ये बेसिकली अगर हम इस्लाम की रूह देखें, उसमें बड़ा क्लियरली ये कुरान पाक में मौजूद है कि आपने गलत जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर कान नहीं धरने और उसको आगे फैलाना नहीं है जब तक कि आपको मुकम्मल तस्दीक ना करनी उसकी, अदरवाइज वो अपने आप को भी आप खराब करेंगे और दूसरों को भी खराब करेंगे। तो ये लोगों को इस पे कतन इस पे तस्दीक किए बगैर इन्फॉर्मेशन आगे नहीं फैलानी चाहिए। सोशल मीडिया तो है ही फैक्ट्री ऑफ रूमर्स, तो उस पर आप बिल्कुल ध्यान न दें। सेंटर्स के ऊपर अगर हम फैसिलिटीज की बात करें, वो मुकम्मल हैं? कोई भी शख्स अगर जाता है उसे वेट करना या उसके लिए कोई मुश्किलात तो नहीं है? देखिए मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे मुख्तलिफ सेंटर की सूरत हाल होती है। रात के टाइम रश ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन जनरली मैक्सिमम आधा घंटा पौना घंटा, ये मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ, 10-15 मिनट एवरेज टाइम है। ठीक है, जिसमें लोग फारिग हो जाते हैं और आराम से उनको वैक्सीन लग जाती है। बाहर के मुल्कों में आप तरतीब से चलें तो आप 1.5 से 2 घंटे लगते हैं वैक्सीन के जो सेंटर उनके ऊपर। हमारा टाइम उनसे कम है। हम देखिए 40 मैं आपको बता रहा हूँ प्लेसेस पे हम मौजूद हैं इस तरह। वैक्सीन पर गवर्नमेंट वाफर मकदार में दे रही है, उसकी कोई इशू नहीं है। मैंने सारा स्टाफ डिप्लॉय किया हुआ है। बहुत स्ट्रेस है हमारे ऊपर हेल्थ सिस्टम के ऊपर। आपको पता है कि हमारा साथ डेंगू भी चल रहा है, पोलियो कल से मेरा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन स्टिल हम कोरोना को अवलियत दे रहे हैं इस लिहाज से कि हम चाह ये रहे हैं लाहौर के अंदर स्पेशली कि हम अगले 6 महीने में लाहौर को ओपन कर दें। और ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर यहाँ पर कम से कम 70% एडल्ट पॉपुलेशन जो है उसको वैक्सीन लग जाए। तो आप समझते हैं 6 महीने में पूरा लाहौर ओपन हो सकता है ये वैक्सीन लगने के बाद?
बिल्कुल हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि चाइना ने 60 करोड़ डोजेज लगा दी है, ठीक है, अमेरिका ने 30 करोड़ डोजेज लगा दी है। अमेरिका 4 जुलाई को ओपन होने जा रहा है, ठीक है, चाइना ओपन हो गया है, यूके जो है वो 30 जुलाई तक ओपन होने जा रहा है, यूरोप में इस तरीके से ओपन होने जा रहे हैं। तो अगर वो ममालिक ओपन हो रहे हैं जिन्होंने डोजेज लगा दिए, देयर इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन वैक्सीनेशन एंड ओपनिंग अप द इकोनॉमी एंड द कंट्री। तो ये वाहिद हल है इस वक्त दुनिया के पास कि वैक्सीन के जरिए हम इकोनॉमीज को ओपन कर सकते हैं। मुदस्सिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब मौजूद है। मौलाना, उलमा को मैदान में आना पड़ा, ये अफवाहें जो लोग फैलाते हैं कि जी ये लगवानी नहीं चाहिए, मजहबी तौर पर नहीं लगवानी चाहिए, इसकी वजह से इंसान में बीमारियां फैल सकती हैं, ये कौन लोग हैं जो ये किरदार अदा कर रहे हैं? मलिक साहब शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज एक बहुत अच्छा हमारे मुदस्सिर रियाज मलिक साहब ने एक्सपो सेंटर के अंदर तमाम मकातब फिक्र के जय्यद उलमा कराम को इकट्ठा किया था, और हुकूमत पाकिस्तान और जनाब इमरान खान और इसी तरह कुछ दिन पहले हम सदर ममलिकत जनाब आरिफुर रहमान अलवी साहब के साथ भी बैठे थे, और हमने बरमला इस चीज़ का इजहार किया था और आज भी इस चीज़ का इजहार किया। तो ये जो वैक्सीन है, ये जो कि कोरोना से बचाव के लिए, क्योंकि ये वबा जो है अब तीसरी लहर थी और बड़ी खतरनाक बन चुकी थी, और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में लाखों लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं इस वबा की वजह से। और जिस इंसान को ये वबा लगती है उससे पूछें कि कितनी तकलीफ दे ये बीमारी बन जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें अपने आप को भी बचाना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, अपने खानदान को भी बचाना है, और किसी किस्म की ऐसी अफवाह पर, और इस्लाम का तो हुक्म है कि अगर कोई ऐसी अफवाह हो जो कि झूठ पर मबनी हो तो उसके ऊपर बिल्कुल भी जो है कान न धरे जाएं और उस पर मौलाना एक बहुत बड़ा मीडियम उलमा के पास है जुम्मे का खुतबा। अगर हम जुम्मे के खुतबे के अंदर इन समाजी मसाइल पर बात करें, अगर हम कोरोना वैक्सीन की बात करें, तो 1 करोड़ों की तादाद में ये मैसेज पहुंच सकता है आवाम तक। आपको मलिक साहब ये खुशी होगी कि हमने रमजानुल मुबारक से इस तहरीक को शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक चल रही है, और हम अपने मेंबरों मेहराब से उलमा जो हैं जुम्मों के खुतबों में इस बात को कर रहे हैं। मगर जैसे आज भी बात की गई, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उलमा ने इस चीज़ का अज़म किया एक दफ़ा फिर कि हम लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस, इसकी आगाही को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान जो हैं ये कोरोना वैक्सीन लगा सके। और जो बड़े बड़े मदारस हैं, क्या वहाँ वैक्सीन जाके हुकूमत से रिक्वेस्ट करके वहाँ लगवाई नहीं जा सकती, तलबा को भी और साजा को भी? मैं ये समझता हूँ कि जैसे हुकूमत ने ऐलान किया है और आज इस बात का भी एक को सामने रखा गया कि जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ और इसी तरह स्कूल के साज़ा कराम को लगाई जा रही हैं, मदारिस के भी साज़ा कराम को इस तरह की वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मैं ये समझता हूँ कुरान हकीम, फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि अगर एक इंसान की जान को भी हमने बचा लिया, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान को बचा लिया। और रसूल अकरम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आपने फरमाया खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों को नफा पहुंचाए। और कुरान कहता है ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के काम में एक दूसरे से ताउन करो। तो मैं पूरी कौम को न्यू टेलीविजन के जरिए अपील करना चाहता हूँ कि आए, अपने आप को भी बचाएं, खानदान को भी बचाएं, और कोरोना वैक्सीन जरूर लगाएं ताकि हम इस कोरोना जैसी वबा से बच सके, और आइंदा अपनी नस्लों को भी जो है वो हम इस कोरोना से और इस वबा से बचा सकते हैं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था कोरोना वैक्सीन के हवाले से अवाम में अवेयरनेस पैदा करने के लिए मीडिया को, उलमा को, सोसाइटी के हर सेगमेंट को अपना किरदार अदा करना है ताकि हम एक महफूज पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो सकें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।